फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतीक अकादमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स या हेरिडिटी के बारे में। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से ये चैप्टर दिया जाता है, लेकिन इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जेनेटिक्स का हिंदी होता है अनुवांशिक, और अनुवांशिक उसे कहते हैं कि वंशानुगत गुण को हम अनुवांशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक कहते हैं। लेकिन हेरिडिटी को हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकता, और अनुवांशिकता उसे कहते हैं कि अनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाना अर्थात चले जाना अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पिताजी लंबे थे, तो हम लंबे होंगे या छोटा होंगे, ये हमारी अनुवांशिक गुण में पाया जाएगा। तो वही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाना हेरिडिटी या अनुवांशिकता कहलाता है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना होता है विभिन्नता। विभिन्नता वही कि क्या हमारे पिताजी लंबे थे तो हम भी लंबे होंगे। ठीक है, तो विभिन्नता की बात कर ले तो विभिन्नता दो जैसे जन्म पाया जाता है। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में कोई विभिन्नता नहीं होती है, कोई विभिन्नता नहीं होती है। अर्थात मान लीजिए कि ये कोई जीव है, ठीक है, तो इससे जो संतान पैदा होगा अर्थात अगले पीढ़ी में चलेंगे तो सेम हू बहू ऐसे होगा। ठीक है, तीसरे जनरेशन में जाएंगे तो सेम हू बहू ऐसे होगा। तो कहने का मतलब ये कि एकदम फोटोकॉपी होते चला जाता है। तो अलैंगिक जनन में कोई विभिन्नता नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जनन में विभिन्नता होती है। क्योंकि हम लोग अपने आम लाइफ यानी व्यवहारिक जीवन में भी देखे होंगे कि किसी किसी के पिताजी बहुत लंबे होते हैं लेकिन वो लड़का छोटा होता है। किसी किसी के माता बहुत गोरी होती हैं लेकिन लड़का उसका काला होता है। तो ये फिक्स नहीं रहता, इसमें विभिन्नता पाई जाती है अलैंगिक जनन में। देखिए, विभिन्नता जीवों के ऐसे गुण है जो अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप में विभिन्नता को दर्शाता है। अपनी ही जाति के में विभिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, विभिन्नता दो प्रकार से बांटते हैं हम लोग। पहला होता है शारीरिक कोशिका में विभिन्नता। शारीरिक कोशिका में विभिन्नता यानी ऊपरी, जैसे मान लीजिए कि किसी का हाथ कट गया, तो क्या उसका बच्चा पैदा होगा तो उसका भी हाथ कटा हुआ होगा? नहीं, क्योंकि केवल अनुवांशिक गुण ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो क्या मेरा बच्चा पैदा को वो भी बायोलॉजी का ज्ञाता होगा? नहीं, क्योंकि ये हमारी बाहरी गुण है, ये हमारी अनुवांशिक गुण में होता तो हो सकता है हमारा बच्चा जो पैदा होता वो भी बायोलॉजी पढ़ाता। वो डायलॉग बड़ी फेमस था, हमारे दादा बदमाश, माँ बाप बदमाश और मैं भी बदमाश। ये गलत है, क्योंकि ये उसकी अनुवांशिक गुण नहीं है, वो उसकी बाहरी गुण है। ठीक है, तो पहली होती है शारीरिक कोशिका विभिन्नता और दूसरा होता है जनन कोशिका विभिन्नता। तो शारीरिक कोशिका विभिन्नता में देखिए, यह शारीरिक कोशिका विभिन्नता में आती है, यानी बाहरी से कुछ कट उठ गया तो बाहरी रहेगा। ठीक है, दूसरा जनन कोशिका विभिन्नता, जनन कोशिका विभिन्नता में आती है। जनन कोशिका विभिन्नता में आती है। हो सकता है कि जैसे मेरा आँख इतना बड़ा बड़ा हो तो मेरा लड़का पैदा हो उसका भी आँख इतना बड़ा बड़ा हो, तो ये आती है। क्या होती है? जनन कोशिका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। ठीक है, दूसरा ये अगले पीढ़ी में नहीं जाती है। सही बात है भाई, अगले पीढ़ी में नहीं जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी का पैर कट गया, तो क्या उसका लड़का होगा उसका पैर कटा रहेगा? नहीं, तो ये अगले पीढ़ी में नहीं जाती है, लेकिन ये जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लुल्हा है, तो उसे दो हाथ है, बस दो उंगली है, तो दो उंगली है तो उसका लड़का पैदा होगा तो हो सकता है दो ही उंगली हो। ये अगले पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। जैव विकास में सहायक नहीं होता है। अब जैव विकास किसे कहते हैं? तो जैव विकास उसे कहते हैं, सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कि ऐसा माना जाता है कि पहले हम लोग थे बंदर, और बंदर से क्या बन गए? इंसान, और इंसान में क्या? नर। उसे के बंदरिया भी पाई जाती होंगी, बंदरिया, तो क्या बन गई? पापा की परी। ये हम लोग का जैव विकास हुआ। जैसे कि पहले बंदर, बंदर से थोड़ा सा और चेंजिंग हुआ होगा, फिर थोड़ा सा और चेंजिंग हुआ, थोड़ा सा और चेंजिंग हुआ, फिर क्या बन गया? मानव। ठीक है, मानव में भी क्या? नर। और बंदरिया में क्या चेंज हुआ होगा? फिर पापा की परियां। ठीक है, तो जैव विकास में सहायक होता है। धीरे धीरे अनुवांशिक गुण में चेंज होते 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 ये जैव विकास में सहायक होता है, यही कह रहा है। अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिक लक्षण वही, जैसे मान लीजिए कि किसी के पिताजी तितराह बोलते हैं, कोई कंडेर ऐसे देखता है तो हो सकता है उसका लड़का भी कंडेर बोले, कंडेर देखे, तितराह बोले। ये हाथ कट गया तो दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा, ये उपार्जित लक्षण होता है। इसके बाद से हम मेंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। मेंडल के बारे में, मेंडल को बहुत सारे लोग मेंटल भी कहते थे, क्योंकि जब ये जिंदा थे तो इनके एक्सपेरिमेंट पे कोई ध्यान नहीं देता था। लोग कहते थे ये पगला है,
ठीक है। जैसे कि मेंडल को हम आनुवांशिकता के जनक कहते हैं। इन्होंने ही बताया था कि हमारे जो गुण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि ये चर्च के पादरी थे, ये चर्च के पादरी थे। मरने के बाद ही इनके एक्सपेरिमेंट को माना गया। जब तक ये जीवित थे तब तक इनको कोई मानने वाला नहीं था। इन पे समाज हंसता था और जिस जिस पे समाज ने हंसा है उसने इतिहास को रचा है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। आनुवांशिक गुण के आधार पर मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आइए एक एक नियम को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जब इन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधे को लिया और अर्थात इनका क्रॉस कराया, क्रॉस को सिंपल भाषा में शादी कराया, तो इनके जितने बच्चे हुए उन्होंने उस पर देखा कि एक लंबा, ये हो सकता है ये पिताजी हों, ये माताजी हों। जब इन लोगों का शादी कराया अर्थात जब इनसे बच्चा पैदा होंगे तो इन्होंने देखा कि ये तो प्रभाविता का नियम हो रहा है। जैसे कि इस बड़े वाले टी को, लंबे पौधे को बड़े वाले टी यानी कैपिटल टी से दर्शाया और बौने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाया। ये हो गया नर भाग, ये हो गया फीमेल वाला भाग। जब इसका क्रॉस कराते हैं अर्थात इसका और इससे शादी कराते हैं तो इससे जो बचवा पैदा होता है यानी अगले जनरेशन में देखा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। फिर इसके साथ कराएंगे तो फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन्होंने देखा कि प्रभाविता का नियम नाम दिया क्योंकि पहले ही बड़े वाले का प्रभाव दिखता गया, अर्थात इन्होंने प्रभाविता का नियम नाम रख दिया। देख सकते हैं ये शुद्ध रूप से लंबा है नहीं, तो जब सेम ना हो तो क्या होगा, अशुद्ध होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले अशुद्ध और शुद्ध देख लेते हैं। क्या है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है। क्या ये शुद्ध रूप से लंबे हैं, नहीं। क्या ये शुद्ध रूप से छोटे हैं, नहीं। जब ये ना लंबे हैं ना छोटे हैं तो क्या कहेंगे, मझिला, अर्थात ये सामान्यतः लंबे हुए, सामान्यतः लंबे मिले, सामान्यतः क्या मिले, लंबे मिले, ठीक है। ये हमारी हो गई F1 पीढ़ी, ठीक है। अब दूसरा नियम दिया पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम उन्हीं पे देंगे जो F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी से ही क्रॉस कराया। तो F1 पीढ़ी हमको क्या मिला था, वो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और क्या, स्मॉल टी। जब इसका भी क्रॉस कराएंगे तो इसके जो बचवा पैदा होंगे अगले जनरेशन में हम देखेंगे कि क्या हमको रिजल्ट मिलता है। तो इसको इस सारणी बना के कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी नए नए तरीके सीखने को मिले और करने में आसानी रहे। कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इसके साथ शादी कराएंगे तो इसका जो बचवा पैदा होगा अर्थात इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी। फिर इसके साथ कराएंगे तो एगो कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी को पहले लिखेंगे और स्मॉल टी को उसके बाद लिखते हैं। फिर इसका जब इससे कराएंगे तो दोनों क्या हो गया, स्मॉल हो गया। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो जब दोनों सेम रहे, देखिए दोनों कैपिटल में, तो क्या है, सबसे पहले तो शुद्ध है, ठीक। ये क्या है, अशुद्ध है क्योंकि दोनों सेम नहीं है। ये क्या है बाबू, तो ये भी अशुद्ध है। और क्या है, ये दोनों सेम है तो क्या है, शुद्ध है। भले ही बौने हैं तो क्या है, लेकिन शुद्ध है। देखिए शुद्ध रूप से लंबा है, ये लंबा है जी, नहीं, न लंबा है न छोटा है। तो ये क्या है, ये सामान्यतः लंबा होगा, क्या मझिला है, ठीक है। क्या है, लंबा है। ये भी क्या है, अशुद्ध रूप से लंबा ही है, ठीक है। ये शुद्ध रूप से बौना है, क्या है, शुद्ध रूप से बौना है। अब आपको देखने को मिला कि शुद्ध रूप से लंबा कोगो है, तो एगो है, ठीक। अशुद्ध रूप से लंबा कोगो है तो एगो एगो यानी दूगो है, ठीक। अशुद्ध रूप से छोटा कौन है यानी बौना कौन है, तो एगो है, ठीक है। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि फिनोटाइप बताइए, फिनोटाइप, ठीक। जब आपसे फिनोटाइप पूछा जाए, कभी कभी जीनोटाइप भी पूछा जाता है। जो जीन के अंदर दिखते हैं उन्हें जीनोटाइप कहते हैं और जो बाहरी लक्षण दिखते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा इसका है। तो देखेंगे आपसे पूछा जाए कि इसमें लंबे कितने हैं, तो एगो लंबा, दूगो लंबा और तीन गो लंबा, यानी 3 रेशियो, ठीक। और छोटा कितने हैं, तो 1। ये हमारा क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछे जीनोटाइप, तो 1 रेशियो
2:1। ये क्या हो गया? जीनोटाइप। अगर पूछा जाए कि जीनोटाइप किसे कहते हैं, तो जो लक्षण हमारे आंतरिक भाग यानी हमारे अंदर, ठीक है, दिखते हैं, जीन में दिखते हैं, उन्हें जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप शरीर के बाहर दिखने वाले लक्षण को हम फिनोटाइप के नाम से जानते हैं, अर्थात कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो मेंडल के तीसरे नियम पे होगी, जिसका नाम रहेगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। वो थोड़ा लंबा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, उससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटेटिव हो चाहे आपकी स्कूली व्याख्या हो।